बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दो तीन ख़बरें हैं जो आज चूँकि वीकेंड है और 9 मुहर्रम हराम भी है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बड़ी हुर्मत वाला और बड़ा पाकीज़ा दिन और शुहदाए करबला की याद में और ख़ुसूसन अहले बैत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल, वो और उनके साथियों के साथ जो जुल्म करबो बला की वादी में किया गया उसको याद करने का दिन है और पूरी दुनिया में इसे बड़े अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दो ख़बरें हैं, दो तीन ख़बरें हैं जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो एक दरिंदा सिफ्त सिविल जज आसिम हफीज़ नाम का बताया जा रहा है, जिसकी बीवी का नाम गालिबन सुमैया है। उन्होंने रिजवाना नाम की एक 14 साल की बच्ची उसको अपने पास बतौर मुलाजिम रखा हुआ था। अब इसमें सबसे पहला नुक्ता तो ये है कि पाकिस्तान के अपने कानून के अंदर आप अंडर एज से जो है वो काम नहीं ले सकते, ताकि घर का काम भी नहीं ले सकते। तो बच्ची तो अभी नाबालिग थी, वो तो 18 साल की नहीं थी, 14 साल की थी। तो 14 साल की बच्ची को अपने घर काम पे रखना, बतौर मुलाजमा रखना बज़ाते खुद एक जुर्म है। और ये जो जज हैं जो कि कानून के मुहाफ़िज़ बनते हैं, जो रोज़ हमें एक बड़े जो टिकर्स चल रहे होते हैं जिसमें कानून की बात मुख्तलिफ़ लेवल के जजेस की जानिब से, मुअज़्ज़ज़ीन की जानिब से की जा रही होती है और हमें ये बताया जा रहा होता है कि कानून क्या है और पाकिस्तान का आइन क्या है और कानून की पासदारी क्या है वगैरह वगैरह। अब उसी कबील में से एक बंदा आसिम हफीज़ नाम का आदमी जो कि सिविल जज है, उसने अपने घर में ना सिर्फ ये कि इस बच्ची को रखा, बल्कि उसकी बीवी ने, ये दोनों दरिंदा सिफ्त लोगों ने उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके टांगों और बाजुओं की हड्डियां जो हैं वो तोड़ दी गई और 6 महीने पहले तोड़ी गई और इतना जुल्म किया गया कि बाद में उन्हें ना तो किसी किस्म की कोई पट्टी की गई, ना कोई प्लास्टर चढ़ाया गया, ना कोई डॉक्टर को दिखाया गया। तो वो जिस तरह से टेढ़ी मेढ़ी उसकी टांगें और बाजू थे वो वहीं पे पक्के हो गए और वो बच्ची तमाम उम्र के लिए माजूर हो गई। उसकी आंखों में भी शदीद ज़ख्म है और उसके सर के ऊपर मुबैना तौर पे इतना ज़्यादा जुल्म किया गया कि उसके सर की हड्डियां तोड़ दी गई और ज़ख्मों से चूर चूर कर दिया गया और उसके बाद उसके सर पे शायद मरहम पट्टी नहीं की गई, जिसकी वजह से उस बच्ची, उस 14 साल की बच्ची रिजवाना का जो सर का ज़ख्म है उसमें कीड़े पड़ गए। और उसके बाद अब जब ये हाईलाइट हुआ है तो ये जो सो मोटो लेने वाली हमारी अदालतें हैं और ये जो कानून का सबक पढ़ाने वाली अदालतें हैं और ये जो हमारी मोमबत्ती माफिया है और ये जो हमारी NGOs हैं और ये जो हमारे सेकुलर्स और लिबरल्स हैं जो कि इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़ी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के सरबराहान ममलिकत को 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर जाने देते हैं, वो जो मुबैना तौर पे मुल्ज़मान को मर्सिडीज़ पे बुलवा के गुड टू सी यू कहते हैं, उन लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी और कहीं कोई आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं है। और उसकी वजह ये है कि वो गरीबों की बच्ची है, वो अवाम में से है, वो पाकिस्तानी अवाम में से है। और ये लोग, ये जो आपको रात के शोज़ में बैठे हुए सहाफ़ी नज़र आते हैं, ये जो आपको यूट्यूब्स पे बैठे हुए लोग नज़र आते हैं, मैं चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। और ये जो आपको मुख्तलिफ़ इंसानी हकूक़ की बात करते हुए बीबियाँ और भैया ये नज़र आते हैं सारे, तो ये कुछ नहीं कर रहे या कम से कम उस लेवल पे कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही जिस पे होनी चाहिए। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब मुबैना तौर पे आसिम हफीज़ के जो घर वाले हैं या सुमैया आसिम के जो घर वाले हैं, दोनों मियाँ बीवी के जो अपने अपने वालिदैन वगैरह और जो रिश्तेदार हैं, वो कुछ ले दे के मामले को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो यही कि कुछ पैसे दे देंगे, वो चूँकि गरीब बच्ची है, 10,000 रुपये पे वहाँ पे मुलाजमा थी और उसके वालिदैन ने इस वजह से उसको मुलाजमत पे लगाया था कि कुछ उनके घर का सर्कल जो है वो चलता रहेगा, 10,000 ही सही, लेकिन 10,000 में कुछ खाने पीने की चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन उसके बदले अब उनको अपनी बेटी की कुर्बानी देनी पड़ी। अभी तक जो है वो इस पर कोई पक्का एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने इसमें बड़ा ही गलीज़ किस्म का किरदार अदा किया और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो पर्चा काटा गया है, जो FIR काटी गई है प्रेशर के बाद, उसमें वो तमाम दफ़ात जो दर हकीकत इस जुल्म के बाद लागू होती हैं, उन दफ़ात का इंदराज सिरे से किया ही नहीं गया। गोया के केस को बड़ा कमज़ोर बनाया गया है
और इस तरह का कमज़ोर केस जो है वो जब इन्हीं कबील के जजों के पास जाएगा, जो आसिम हफीज़ के बैचमेट्स होंगे, जो उसके साथ मुख्तलिफ अजला के अंदर जिन्होंने अदालतों के ऊपर हुकूमत की होगी और वहाँ पे जज रहे होंगे, वो चूँकि जानते होंगे तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आसिम हफीज़ को और उसकी उस दरिंदा सिर्फ जो जालिम बीवी है उसको बचाया जाए, और बिल्कुल उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। गुड टू सी वाले खुशाबी जज मिस्टर बंदयाल की जानिब से कोई सो मोटो एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। किसी इस्लामाबाद को हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट इस्लाम या मुल्क की किसी भी बड़ी अदालत की जानिब से कोई कुछ नहीं हुआ। और अब ये एक टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है बुनियादी तौर पे उनके लिए जो हमें रोज़ कानून की पासदारी का सबक देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये वही लोग हैं जो 140 ममालिक की या 139 ममालिक की जो वर्ल्ड रैंकिंग की लिस्ट है निज़ाम इंसाफ की और जजेस की और अदालतों की, उसमें 137वें नंबर पे, यानी नीचे से तीसरे। तो जब ये नीचे से तीसरे होंगे और ये ट्रक लेने वाले होंगे, ये कवानीन को दबाने वाले होंगे, ये जैसे वो साकिब नासूर, एक नासूर जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ था, और वो नासूर आपको याद होगा कि अदालत के अंदर बैठ के ये कहता होता था कि ये 2-4 MNAs 2-4 MP तो मैं बस एक फ़ैसले के अंदर ही उड़ा के रख दूँ। तो वो जो एक फ़ैसले के अंदर ही उड़ा के रख देने वाले MPAs और MNAs यानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान को उड़ाने वाले जो हैं, वो अपने इस जालिम जज के ख़िलाफ़ अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस पे कि फौरी एक्शन होना चाहिए था। और अब अगर एक्शन लिया भी जाएगा तो इनकी बददियानती तो ज़ाहिर हो गई, और वो इस तरीके से ज़ाहिर हो गई कि अब अगर ये एक्शन लेंगे तो ये उस अवामी प्रेशर और दबाव और वो जो इंटरनेशनल ये खबर फैलेगी और फैल रही है, तो उसकी बुनियाद पे अगर लेंगे तो फिर ये कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम नहीं देंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं हैं, और कुछ ये जो लोगों को मीर जाफ़र कहते थे और मीर सादिक कहते थे, अब इनकी जमात के अपने अंदर से मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं वो कुछ तो आपको पता है कि नारा मार के निकल गए। वो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, कुछ अलहदा हो गया। अब फवाद चौधरी जो कि आपको याद होगा कि IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुझे नाम भूल जाता है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वो जो एक वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल के अंदर जो एक तकरीब हुई थी जो कि पूरी मीडिया पे दिखाई गई थी और जिसमें उस पार्टी का बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया था, उसके अंदर वो कभी यूं सर पकड़ के बैठे होते थे और कभी वो मुंह छुपा रहे थे। तो अब वो मुंह छुपाने और सर पकड़ने की जो मुबैना तौर पे वजह सामने आई वो ये कि एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने भी अब ये कह दिया है कि उनका फवाद चौधरी से बतौर पार्टी कारकुन कोई ताल्लुक़ नहीं, और फवाद चौधरी का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। और फवाद चौधरी की जानिब से भी अब ये खबर आना शुरू हुई है कि अब अगर वो, क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि मैं आप कुछ अर्से के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ, तो अभी अगर तो वो ब्रेक ही ले रहे हैं तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ब्रेक के ऊपर से उनका पाँव उठ गया और उन्होंने आने वाले इलेक्शन में वो जब भी हो अगर हिस्सा लिया, तो वो ये कहते हैं कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लूँगा। तो ये वो मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं जिन्होंने अपने सरबराह को छोड़ दिया था। और आपको याद है कि नवाज शरीफ के ऊपर जितनी सऊबतें आईं और जितनी सख्तियाँ की गई और बार बार मुल्क बदर किया गया और हुकूमत के तख्ते उल्टे गए, लेकिन उसका साथ छोड़ने वालों ने उस शख्स का साथ नहीं छोड़ा। ये बुनियादी तौर पे फ़र्क है एक नज़रियाती कारकुन और नज़रियाती लीडर के अंदर और मुसल्लत किए गए एजेंट के अंदर। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ कि कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक बिल पेश किया गया सेनेट के अंदर, जिसके अंदर आर्मी एक्ट में 18 तरामीम शामिल थी। और इन 18 तरामीम का बिल जब पेश किया गया तो इसमें तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर एक तो मौजूद थे, चूँकि उनको तमाम सेनेटर्स को कानून के मुताबिक एक दिन पहले ये कॉपीज़ भिजवा दी गई थी कि कल जो इजलास होगा उसके अंदर ये एजेंडा होगा और इस एजेंडे के मुताबिक आप लोगों ने इस पर यस या नो की जो वोटिंग है वो करनी है। और ये कापीज़ वसूल कर लेने, उनको अच्छी तरह से पढ़ लेने और समझ लेने के बाद अब एक तरफ तो आप देखिए कि तहरीक इंसाफ ने आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर रखी है और उसमें उनके वकाला जो फ्री इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं वो आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ है। लेकिन दूसरी जानिब सेनेट के अंदर जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं उन तमाम ने आर्मी एक्ट की जो 18 तरामीम हुई हैं उनके हक़ में वोट दे दिया, उनके हक़ में वोट दे दिया। आई रिपीट। और मियां नज़र अब्बानी जो हैं उन्होंने वहाँ पे अलामती वाकआउट किया जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सेनेटर मुश्ताक जो है
जमात इस्लामी के, उन्होंने भी इसके ऊपर हैरानी का इजहार किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जमात जो इसके खिलाफ बड़ी अदालतों में भाग दौड़ कर रही थी, उस जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी सेनेटर ने एक चूं का लफ्ज़ तक नहीं कहा, बल्कि खामोशी से इसको पास कर लिया और यूं ये कानून बन गया। अब वो है क्या? एक तो ये कि इस कानून बनने के बाद इमरान खान साहब को अब कुछ समझ लेना चाहिए कि मीर जाफ़र और मीर सादिक तो उनके लिए पीटीआई के ये सेनेटर्स निकले, वो किस किस के खिलाफ जाएंगे, किस किस के खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर हर एक के खिलाफ एक्शन लेंगे तो पीटीआई सेनेट के अंदर अपनी मौत आप मर जाएगी, क्योंकि वो तो अपने लीडर के खिलाफ चले गए। उनका लीडर तो अदालत के अंदर आर्मी एक्ट के खिलाफ पटिशन दायर करके बैठा है और उसके ऊपर वकील जो है वो रोज़ गले फाड़ फाड़ के वहाँ पे बहस करते हैं और ये चाहते हैं कि आर्मी एक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। जबकि ये बात अपनी जगह है कि खुद इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस को सजाएं दी गई थी। अच्छा, अब उसमें जो ख़ास बात है, मीर जाफ़र और मीर सादिक की बात तो हो गई। मीर जाफ़र और मीर सादिक तो दो तरह के निकले, एक तो वो जिन्होंने पार्टी ही छोड़ दी और वो दूसरी पार्टीज़ में शामिल हो गए, फवाद चौधरी जैसे, जिन्होंने कहा कि अब हम ब्रेक लेंगे और अब ये खबर आ रही है कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन दूसरे वो कि जो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हैं, ये जो सेनेटर्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं, लेकिन इन्होंने फिर शब खून मारा है, इन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। ये मीर जाफ़र और मीर सादिक निकले। अब उसके अंदर यह कि इमरान खान की सोच ये थी, आपको अब ये बात तो बड़ी अयां है कि ये चकवाल के लतीफ़ाल के एक सपूत फैज़ हमीद जो हैं, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, ये बड़ी पुश्त पनाही कर रहे थे इमरान खान की। और ये जितना भी जो कुछ भी किया गया और मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया गया, इसमें इमरान खान से ज़्यादा फैज़ हमीद और फैज़ हमीद के साथ जनाब बाजवा का हाथ है। लेकिन अब इमरान खान चूँकि वो तो रिटायर हो गए थे फैज़ हमीद, और फैज़ हमीद इसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि जो अदालतों के अंदर भी जो खान को रिलीफ मिल रहा है और पीटीआई को जो रिलीफ मिलते हैं, उसके पीछे वही एक टीम है जो साकिब नासूर से लेकर फैज़ हमीद तक है। बल्कि इसमें तो शुजा पाशा और अहमद शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम और जनरल राहील शरीफ और इन सब के नाम भी लिए जाते हैं। लेकिन इस मामले को जो ट्विस्ट मिला, जो बूस्ट मिला, वो साकिब नासूर से लेकर बंदयाल तक और फ़ौज में फिर फैज़ हमीद का नाम आता है। तो इमरान खान को अब भी ये उम्मीद थी कि कानून जो मुरवजा कानून था उसके मुताबिक रिटायरमेंट के 2 साल तक तो कोई भी सरकारी आदमी, ख़ासतौर पर फ़ौजी आदमी जो है वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। फैज़ हमीद को रिटायर हुए 6 माह हो चुके हैं, तो इमरान खान साहब को अगले 1.5 साल का इंतज़ार था कि 1.5 साल के बाद जब वो आज़ाद हो जाएंगे तो फैज़ हमीद साहब पीटीआई को बाकायदा ज्वाइन तो उन्होंने कर रखी है, लेकिन बाकायदा ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद फिर वो पार्टी को दोबारा बूस्ट करेंगे, वैसे ही जैसे उन्होंने पहले किया। और इमरान खान साहब जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे। इस नज़रिए और इस ख्याल की मौत हो गई इस आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद। और मौत कैसे हुई कि उस आर्मी एक्ट की शिक ये है कि कोई भी आदमी जो कि रिटायर हो और ख़ास तौर पे हसास इदारों से रिटायर हो, तो वो 5 साल तक किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी नहीं आ सकता और किसी भी कंसल्टेंसी को माफ़ कीजिएगा ज्वाइन नहीं कर सकता। यानी वो अब तो सब जानते हैं कि इस वक्त भी वो मुबैना तौर पे खुफिया कंसल्टेंट के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहा है फैज़ हमीद। लेकिन अब ये होगा कि अगर ये रिपोर्ट हो गया और यकीनन पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं वो इसका खोज लगा लेंगे, तो फिर जनरल साहब के रैंक्स भी ख़त्म हो जाएंगे, जनरल साहब को सज़ा भी हो जाएगी और फिर जनरल साहब रिटायर भी नहीं रहेंगे। और यकीनन वो ऐसी हिमाकत मज़ीद नहीं करेंगे कि अब इज़्ज़त से बहरहाल रिटायर होने के बाद ज़िल्लत से अपने रैंक उतरवा लें, अपना कोर्ट मार्शल करवा लें। तो इमरान खान साहब का जो ये बाब है ये बंद हो गया। फ़िलहाल 16 सितंबर तक तो इमरान साहब को सत्ते ही खैरे हैं, क्योंकि बंदयाल साहब का दस्ते शफ़क़त मौजूद है और उनके होते हुए खान साहब को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 16 सितंबर के बाद जब बंदयाल साहब नहीं होंगे तो फिर इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल होगी। और अब एक बात तो ये भी की जा रही है कि शायद इस हुकूमत की एक ख्वाहिश ये भी है कि ये जाने से पहले, यानी 8 से 12 अगस्त से पहले खान साहब को, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर ले। और आपको याद होगा कि वो जो
नैब की एक तरमीम है, वो ऑलरेडी कानून बन चुका है, जो सादिक संजरानी जब कायम मकाम सदर थे और हमारे असल सदर जो हैं वो हज पे तशरीफ़ ले गए हुए थे, तो उसके मुताबिक उनको लामहदूद मुद्दत के लिए नैब की हिरासत में रखा जा सकता है और नैब उन्हें अदालत में पेश करने की पाबंद नहीं होगी। तो वो एक लटकती तलवार है। तो खान साहब ये जो घुमा फिरा के बात करते हैं और ये जो उन्होंने अवाम को आगे लगाया हुआ है, अब इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। और हम आने वाले व्लॉग में आपसे बात करेंगे कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की बदनामी कैसे की और उनको किस तरह से लगाम डालनी चाहिए। आज वीकेंड है और कल का दिन ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अगले शो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।